पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा हमला। छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बम बरामद। छपरा टाटा नगर एक्सप्रेस को उड़ाने की थी साजिश। विधायक अनंत सिंह ने बोला लालू परिवार पर हमला, कहा मेरा बॉल हथियाना चाहते थे लालू, झूठे मुकदमे में फंसाने का भी लगाया आरोप। झरिया में नाबालिग से दुष्कर्म। 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कार्यक्रम से लौट रही थी छात्रा, बदमाशों ने कार में खींचकर किया गैंगरेप। मोदी पर हमले से बिहार में राजनीति गर्म। तेजस्वी ने कहा जनादेश के अपमान से लोगों में आक्रोश। वहीं लालू ने कहा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नहीं किया हमला। बिहार में बाढ़ से 13 जिलों के 70 लाख लोग प्रभावित। बढ़ने वालों की तादाद 72 पहुंची। राहत बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टुकड़ियां। राज्य सुप्रीमो लालू यादव फिर पहुंचे रांची। गुरुवार को चारा घोटाले मामले पर सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश। देवघर चाईबासा से अवैध निकासी का मामला। रोहतास में आरजेडी को केंद्र और राज्य सरकार का विरोध करना पड़ा भारी। पीएम और सीएम का पुतला फूंकने के चक्कर में झुलसे 4 आरजेडी कार्यकर्ता। कोचस के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज। जमशेदपुर में गुस्साए लोगों ने की चोर की पिटाई। महिला ने फोन छीनकर भाग रहे अपराधी को पकड़ा। पुलिस ने भी बीच सड़क पर आरोपी को पीटा। झारखंड में गहराया बिजली संकट। राज्य के 5000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर। स्थानांतरण विरोध समेत 5 सूत्रीय मांग रखी सरकार के सामने। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। सृजन घोटाले की परतें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं है। सूबे में सृजन का सियासत शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। सृजन घोटाले को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा है। भागलपुर में उजागर हुआ सृजन घोटाला परत दर परत उघड़ रहा है। एनजीओ और सरकारी तंत्र की साठगांठ के इस काले खेल के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते कुर्सी गंवा चुके आरजेडी ने घोटाले मामले पर जेडीयू बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ा है। घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। जो संलिप्तता है उसको पूरा जोर पकड़ रहा है पूरे बिहार भर में, और सीबीआई का मांग का हम किए हैं और हम मिलके भी ईडी से और सीबीआई से मिलकर करेंगे। ये लोग बचने वाले नहीं हैं। अपना आईवास ही लोग कर रहा है इस तरह से संपत्ति गेन करने के लिए। सभी लोग असर पर ला। इनके जो देखा एक प्रवक्ता बोल रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ऐसे ऐसे तो नेता लोग हैं, प्रभोग करता है लोग। विपक्ष का सवाल है कि सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे। सरकारी तंत्र पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वैसे सत्ता पक्ष ने कहा है कि लालू यादव को इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक हक नहीं है। विपक्ष को कागजात पेश करना चाहिए ना। इस जो सृजन नाम की संस्था जिसने वित्तीय अनियमितता की है, इस सवाल को रहस्योद्घाटित लालू जी किए हैं। अरे लालू जी कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में आप सजा याफ्ता है, आप कुपात्र है इस मामले में, आपको इस पर बोलने का नैतिक हक भी नहीं है। तो हमारी सरकार ने इस मामले को उठाया है और अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो लोग दोषी होंगे, चाहे वह कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। सृजन घोटाले की जांच में बिहार सरकार के कई वरीय अधिकारी जुटे हैं। कई लोग कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन सृजन पर जारी सियासत से साफ हो गया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और बात करते हैं बाढ़ की, जिससे बिहार बेहाल है। सीतामढ़ी जिले के 90% लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब सभी 17 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिला भीषण बाढ़ की चपेट में है। जिले के 90% लोग
इसकी चपेट में है। सभी 17 प्रखंड बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान रुन्नी सैदपुर में हुआ, जहां कई पंचायतों के लोग पानी में फंसे हैं। हालांकि जिले में पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और 150 सेना के जवान रेस्क्यू के काम में लगातार जुटे हैं। ये भी बोट के साथ, और अभी आप देख रहे हैं कि 2 बोट यहाँ चल रही है, 2 बोट वहाँ तैयार, टोटल 6 बोट अभी इस एरिया में। क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ की स्थिति तो है, रात को अचानक पानी बढ़ा था यहाँ पर, और कल रात को ओराई जो डैम है वहाँ पर बढ़ा था, और यहाँ पर आज रात को बढ़ा है। कितने लोग अभी फंसे हुए हैं जो सूचना आप लोग? अभी हम काम कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग फंसे हैं। कई जगह पे क्या है कि कम पानी है, लोग आना नहीं चाह रहे हैं। कई जगह पर जो आना चाह रहे हैं उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, जो राहत कैंप है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई जगहों पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, यहाँ तक कि जानवर भी घर की छतों और झोपड़ियों के छप्परों पर शरण लिए हुए हैं और राहत की राह देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टुकड़ी बोट के सहारे लोगों को राहत शिविरों में ले जा रही है, लेकिन बचाव राहत की गति बेहद धीमी है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की नाराजगी भी साफ झलक रही है। ये बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर 10-15 गांव ये करीब पूरे पानी से डूबा हुआ है। पूरा लोग यहाँ पर किसी को बचाव के लिए सुरक्षा भी नहीं यहाँ अभी तक मिला है। नहीं, यहाँ लोग भूखे प्यासे अभी तक मर रहा है। उसको कोई प्रशासन अभी तक इसको कुछ खाने के लिए भी नहीं भेजा है ऊपर से। बाढ़ के हालात इतने भीषण हैं कि ये समझ पाना मुश्किल है कि घरों में पानी है या फिर पानी में घर हैं। लोग कई दिनों से भूखे हैं। सीतामढ़ी में अब तक 12 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। आफत ये भी कि मुख्यालय से प्रखंडों का संपर्क टूट गया है। सीतामढ़ी से अमरनाथ सहगल की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इधर गोपालगंज के सिकटिया और परसौनी का जमींदारी बांध गंडक के दबाव में की वजह से 500 फीट तक टूट गया है, जिससे सारण बांध के अंदर बसे करीब आधा दर्जन पंचायतों के सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बताया जाता है कि जमींदारी बांध के टूटने से अब सारण मुख्य बांध पर खतरा बढ़ गया है। वहीं बांध को बचाने के लिए डीएम, एसपी समेत स्थानीय लोगों ने कमर कस ली है। बांध टूटने से बालरा, मानपुर, परसौनी, मंगलन, बगवार, बंजरिया, शीतलपुर, सरैया, सलेमपुर, सदौआ, कठारिया समेत 50 गांव में पानी घुस चुका है। छरखी टूट गई बा, फिर ओकरा बाद सारण बांध टूटे के मैंने एकदम कगार पर बा। फिर 10 गो मैंने पंचायत मैंने प्रभावित पूरा बा, उन कोई टीम पहुंचल नहीं। एनडीआरएफ की टीम नहीं गया पहुंचल। लोग किस परिस्थिति में है? बहुत बेचैनी में बा, बहुत गोजन में बा, डूबल बा। सड़की पे जितने लोग खड़े हैं पीछे चले आइए, नीचे उतरिए, उधर कभी भी कर सकता है। सब लोग वो एरिया खाली कीजिए। ये आप लोग पीछे चलिए, पीछे। मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बराज से छूटे गंडक नदी के पानी से अब अरिराज अनुमंडल क्षेत्र में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। वाल्मीकि नगर बराज से छूटे गंडक के पानी ने अरिराज इलाके में दहशत फैला दी है। गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लिहाजा अरिराज और संग्रामपुर में तटबंधों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही बांध में कई जगह से रिसाव होने लगा है। आप दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। हालात ये हैं कि प्रशासन ने लोगों से बांध बचाने में मदद करने की अपील की है। में करीब 40 किलोमीटर लंबाई है चंपारण तटबंध की, तो इसमें कुल 5 जगहों पर छोटे मोटे सीपेज की घटनाएं आई थी। तो रात में तो हम लोगों ने लगभग सबको दुरुस्त कर दिया है, और बाकी जो हमारी टीम है चंपारण तटबंध के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे बीडीओ हैं, सीओ हैं, एसएचओ हैं, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग मिल करके सभी जगह पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। सभी ग्राम पंचायत के मुखियों ने भी अपने अपने स्तर से 100-200 बैग पैक करवा करके बांध के ऊपर रखा हुआ है। लोगों की मदद से बालू भरे बोरे तटबंधों पर डाले जा रहे हैं। लोगों ने तटबंध पर शरण ले रखी है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद लोग छोटी और निजी नावों से जान हथेली पर लेकर बाढ़ के पानी से निकल रहे हैं।
लोग अपने ही स्तर पर बाढ़ के दायरे से निकलने को मजबूर हैं। विभाग के तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। कल से करीबन 100 बार हम लोग कह दिए, सदर एसडीओ बोल दिए, सब लोग अभी तक यहाँ बोरा का व्यवस्था नहीं हुआ। जाली के लिए बोला गया है, उसके लिए व्यवस्था नहीं हुआ। सब ऐसे खाना पूर्ति हो रहा है। यहाँ सिंचाई विभाग के जेई हैं और एसडीओ दोनों आदमी हैं, लेकिन मुख्य दर्शक बना हुआ है। बोल रहे हैं कि आधा घंटा में आ रहा है, 1 घंटा में आ रहा है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा अभी बहुत जर्जर स्थिति है। हालात अभी खराब हैं। तटबंध के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का कोई साधन नहीं मिल रहा। हजारों लोग फंसे हुए हैं। अभी तक इलाके को एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की मदद नहीं मिल पाई है। अरेराज डुमरिया घाट नेशनल हाईवे 74 डूबने से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। मोतिहारी से ब्रजेश झा की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पिछले लगभग 1 सप्ताह से पूरा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, जिससे कई जिले प्रभावित हैं, जिसमें मोतिहारी रक्सौल भी शामिल है। नेपाल की नदियों से भारी दबाव के साथ आए पानी ने कई गांव को दहला दिया है, तो वहीं बॉर्डर किनारे से निकले रक्सौल दरभंगा रेलखंड के रेलवे ट्रैक को भी इस बाढ़ ने बर्बाद कर दिया है। तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर है रक्सौल दरभंगा रेलखंड के कुंडवा, चैनपुर और बैरगनिया के बीच गुरहेवा हॉल्ट के पास की, जहां नेपाल से आई विनाशकारी बाढ़ ने लगभग 500 मीटर रेल ट्रैक को दहला दिया है। देखिए किस तरह से टंकी है रेल ट्रैक और उसके नीचे से बह रही है बाढ़ का पानी। इस तस्वीर को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार में आया है बाढ़ का पानी। आपको बता दें कि रेल ट्रैक के टूटने से विगत 4 दिनों से रेल आवागमन पूरी तरीके से ठप है। यही नहीं बल्कि रक्सौल हैदराबाद ट्रेन घोड़ासैन स्टेशन पर 4 दिन से फंसी हुई है। गनीमत यह हुई कि रेलवे ने ट्रेन में फंसे अपने सभी यात्रियों को टिकट के सभी रुपए लौटा दिए हैं, जिससे यात्री निजी सवारी के माध्यम से किसी तरह इसमें से निकल रहे हैं। ट्रेन का परिचालन जो है आगे जो है गुरहेवा के आगे 1.5 किलोमीटर तक जो ब्रिज हो चुका है, और बरगनिया के आगे का जो ब्रिज है उस ब्रिज पर जो है गार्डर पास आउट हो गया है, जिससे काम परिचालन ठप है। सीतामढ़ी से रक्सौल के बीच परिचालन नहीं हो रही है। उम्मीद है कि चैनपुर टू रक्सौल का परिचालन 2 दिन के अंदर चालू हो जाना चाहिए, जैसे PWI के झा ने बताया है। इतवार के शाम से पानी बढ़ने लगा और कल जो है 11 बजे तक पानी जो है रेलवे लाइन से ऊपर बढ़ने लगा। उस एवज में यहाँ के ग्रामीण लोग जो है बोरा में पत्थर कस के, मिट्टी कस के बांधने का बहुत प्रयास किया, फिर भी पानी का इतना वेग था कि यह रेलवे जो है तोड़ दिया। इसको प्रशासन के द्वारा किसी तरह प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई देख नहीं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पटना से 28 डॉक्टरों की टीम सीतामढ़ी और पूर्णिया भेजी है। बिहार में आफत की इस घड़ी में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की पटना के न्यूज इंडिया संवाददाता रोहित कुमार ने। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ में है। सर, बिहार के करीब 1 दर्जन जो जिले हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने क्या तैयारियां की हैं, बाढ़ से निजात दिलाने के लोगों को मदद मिले, और बाढ़ के बाद के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमको देनी हैं वह आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलके और जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनके आवश्यकता अनुसार सहयोग करते हुए काम करना है। अभी स्वास्थ्य विभाग ने अपने एक निदेशक प्रमुख डॉक्टर KP सिन्हा को पूर्णिया में बिठा दिया है, जो कोसी और पूर्वांचल के 7 जिलों की विशेष चिंता कर रहे हैं। हमारे सभी CS लगातार काम कर रहे हैं। जो दवाइयों की आवश्यकता होती है, जिसमें खास करके ORS घोल, हैलोजन, सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा और चर्म रोग से संबंधित दवा, ये सारी दवाइयाँ पर्याप्त तरीके से उपलब्ध करा दी गई हैं। उसके बाद जिलाधिकारी यदि स्वास्थ्य विभाग से कोई और सेवा मांगते हैं तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। पूर्णिया से डॉक्टर मांगे गए, पटना से, सीतामढ़ी से मांगे गए। हमने दोनों जिलों में 28 डॉक्टर्स को भेजने का काम किया है। एक कंट्रोल रूम पटना में भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी में बनाया हुआ है,
वहाँ एक टोल फ्री नंबर और मोबाइल और लैंडलाइन नंबर है, उसको अखबारों में विज्ञापित कर दिया गया है। हमारे जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी के ईडी हैं लोकेश नाथ सिंह, वो लगातार सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में हैं। यदि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य विभाग से आवश्यकता कोई भी पड़े तो हमारे ईडी उसको मॉनिटर करते रहे। तो हर स्तर पर हमारे विभाग के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पीड़ित लोगों की सेवा की तैयारी की गई है और हम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार बाढ़ से प्रभावित है, ऐसे में बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस रखी है। तमाम तरह की जो मदद है वो बिहार को देने की पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। बैठकें लगातार हो रही हैं। पटना के डीएम ऑफिस में संजय अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में अनुमंडल के सभी पदाधिकारी के साथ जल संसाधन विभाग के अभियंता भी मौजूद रहे। वहीं डीएम संजय अग्रवाल ने बताया कि पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे है। वहीं प्रशासन ने हालातों को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। पटना जिले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पटना जिले में पिछले वर्ष भी बाढ़ में हम लोगों ने सभी पीड़ितों को काफ़ी अच्छी मदद की थी और अभी इस वर्ष भी अगर बाढ़ की स्थिति आएगी तो सभी पीड़ितों को पर्याप्त जो भी सरकार की तरफ से अनुदान है, खाद्यान्न है, जो लंगर है, कैंप है, वो हम लोग सभी चलाएंगे और पीड़ितों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। बिहार में आई बाढ़ से त्राही मची हुई है। वहीं आपदा एक्सपर्ट ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आपदा विश्लेषक प्रोफेसर A.K. सिंह का कहना है कि राज्य सरकार लॉन्ग टर्म रिलीफ पर कोई काम नहीं करती है। केंद्र और राज्य सरकार को लॉन्ग टर्म रिलीफ पर फोकस करना चाहिए। देखिए, बिहार की जो बाढ़ का जो प्रकोप है ये एक दिन के मामला नहीं है। ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और सरकार इसमें कोई ठोस जो है प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि ये सरकार का भी इसमें रणनीति, न इनकी पॉलिसी है, न इनके पास प्लानिंग है, न इनके पास कोई कंटीजेंसी कार्य योजना है। ये एक बिना तंत्र के काम कर रहे हैं और जो आज के बाढ़ में जो फंसे लोग हैं उनके प्रबंधन पर कोई ध्यान दे रहा है, न उनके शिविर लग रहे हैं, न उनके बचाव के लिए उपाय हो रही है, न उनके जो भी बाढ़ के बाद की जो घटना होती है उनके बचाव के बाद, उनके पुनर्वास के बाद, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसमें प्लानिंग बनना चाहिए सरकार को। और जो नदियों के जोड़ने की जो नीति थी वो अभी तक खटाई में पड़ी हुई है, जिसके कारण बार बार कोसी का जो बाढ़ का प्रभाव हो रहा है, चाहे महानंदा से हो रहा है बाढ़ का प्रभाव, इनके पास तो कोई लिखित में कोई है ही नहीं। बिहार की बाढ़ की वजह से बिहार बीजेपी के सभी राज्यव्यापी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद ने सभी जिला इकाइयों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बाढ़ पीड़ितों के बीच जाएंगे। नित्यानंद राय ने कहा है कि सभी प्रभावित जिलों में भी बाढ़ राहत केंद्र खोलेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी परिवार बाढ़ग्रस्त उन बंधुओं के साथ खड़ी है, यथासंभव प्रयास कर रही है कि सामाजिक सहयोग से और समन्वय से बाढ़ पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त कराया जा सके और इस संवेदनशील घड़ी में, दुख की घड़ी में अपनी भाव और भावनाओं के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। जनादेश अपमान यात्रा के पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर के जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में एक सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि आडवाणी को लालू जी ने बिहार में घुसने नहीं दिया था, तब नरेंद्र मोदी के आका का ये हाल हुआ, तो मोदी की क्या औकात है। हमने निर्देश दिया अपने पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी जी अपने तोताओं से हम लोगों पर छापा मरवाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को डराया जा रहा है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। लालू जी ने शुरू से इन लोगों से फिरका प्रस्त ताकतों से लड़ाई लड़ने का काम किया।
यही समस्तीपुर की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार कर करके जेल भेजा। हाजीपुर के वैशाली में बीती रात बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के ऊपर हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं की सोची समझी साजिश है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पक्ष जिन सवालों को उठा रहा है तो लगता है ज्ञान का अभाव है। जब रूट चार्ट विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव का है तो रूट के समय के अनुसार गए। क्या समय के अनुसार जो मीटिंग मुसरी घरारी में तय थी उसके लिए अगर जा रहे थे तो बीच में सभा करने का औचित्य क्या था? इसलिए विपक्ष इन सवालों को हताशा में उठा रहा है। सच यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो लंपट संस्कृति से अब तक बाहर नहीं आ पाया है, तो उन्माद का बैताल अगर माथे पर चढ़ा है तो आपके लिए भी संकट की स्थिति पैदा करेगा। इसे अपराधी, गुंडा, उन्मादी, ये सारे लोग जो होते हैं, जाति और धर्म नहीं होता है। ऐसे समाज के अंदर जो श्रृंखल तत्व हैं, इनको जो भी संरक्षित करिएगा या उनका सहयोग लीजिएगा तो वो कल आपके माथे पर भी बैठेगा। इसलिए मेरा सलाह है। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर वैशाली में हुए हमले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने निंदा करते हुए कहा कि इस घटना की जांच करवाई जाएगी। अगर इस घटना में आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल होंगे तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं लालू ने सुशील मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिहार में सायरन बंद है तो कैसे सायरन बजा रही थी। के साथ काफिले पर जो कल घटना पेश आई, आपने भी कल अपना व्यू रखा था, क्या पूरे मसले पर सर आपका कहना है? देखिए, इसमें बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तेजस्वी यादव का प्रोग्राम उसी रूप में पहले से अनाउंस और पूरा सड़कों पर लोग समर्थक। बेटा में आयोजित रेलवे कार्यक्रम के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सुशील मोदी पर हुए हमले को बनावटी करार दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता उदंड नहीं है जो इस तरह की हरकत करेंगे। राजद अहिंसा को मानने वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी हिंसा करने वाली पार्टी है। देखिए, उनको तो सरकारी सारी सुविधाएं मिली हुई है और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। कहीं न कहीं जो सृजन घोटाला हुए हैं, भागलपुर में 1000 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक निकला है। ज़्यादा का भी संख्या होने की संभावना है और पूरे बिहार में लगता है कि ये चारा घोटाला का ये परदादा नहीं छारदादा निकलेगा। और ये एनडीए के ज़माने में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, ये ध्यान बांटने के लिए इस तरह का ये काम कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन कचहरी में रेल मंत्रालय की ओर से कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। रेल भवन नई दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं इस मौके पर छपरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन दो रेल राज्य मंत्री का नहीं आना चर्चा का विषय बना रहा है। इस दौरान कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राज्य प्रताप रूडी और बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत कई रेल विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। झारखंड सरकार के राज्य में सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन, धर्मांतरण विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विपक्ष आंदोलन के मूड में आ गया है। राज्य की जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधेयक को निरस्त करने की मांग की है। सरकार ने पुनः एक जिसे कहा जाए कि कंट्रोवर्शियल बिल लाई है, एंटी कन्वर्सन बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, जिसमें संशोधन उन्होंने लाया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सरकार राजनीति का धर्म निभाए, धर्म की राजनीति ना करे। यह कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और कहीं न कहीं सरकार प्रेजुडिस होके क्रिश्चियन मिशनरीज पे वो अटैक करना चाहती है। हम लोगों ने महामहिम के संज्ञान में लाया कि विज्ञापन जिस प्रकार आए उस आप देख लें कि सरकार किस प्रकार पूर्वाग्रह से काम कर रही है, जबकि सरकार का दायित्व
सरधर संभाव की होनी चाहिए, लेकिन विज्ञापन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात, सीएनटी एसपीटी के मसले पे जिस प्रकार सरकार को रोल बैक होना पड़ा है, जनाक्रोश बढ़ा था, पुनः सरकार ने लैंड एक्विजिशन बिल का जो मर्म है, सोशल इम्पैक्ट है, उसको सरकार ने डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ ग्राम सभा के जो पावर थे उसको उन्होंने हटा दिया है और इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार इन प्रकार पुनः जमीन लेना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मानना इन दोनों विषयों पे सरकार श्वेत पत्र लाए और इन बातों को लेके हम लोगों ने हम आदरणीय सीएलपी साहब आलम के साथ हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की और महामहिम ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हर एक बातों को सुना और उन्होंने आश्वस्त किया है हमें एक अच्छे परिणाम की। राजधानी रांची के कचहरी स्थित केंद्रीय सरना समिति के दफ्तर में आदिवासी संगठनों ने बैठक में 18 अगस्त को सरना कोड, भूमि अधिग्रहण बिल जैसे तमाम आदिवासी मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया गया। ज्ञापन सौंपने के पहले आदिवासी मोराबादी मैदान में जुटेंगे और जुलूस निकालकर राजभवन पहुंचेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने बताया कि आदिवासी सरना कोड की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को रांची पहुंचे। गुरुवार को राजद सुप्रीमो चारा घोटाले से जुड़े मामले में पेशी को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। लालू यादव पर देवघर, दुमका, डोडा और चाईबासा आरसी कोषागार से अवैध निकासी का मामला चल रहा है। कुछ बोलेंगे सर? बाढ़ पे कम से कम बोल दीजिए सर, बाढ़ पे कुछ बोल दीजिए। चारा घोटाले मामले में आरसी 68 यानी कि चाईबासा के कोषागार से अवैध निकासी के मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और पूर्व उपायुक्त सजल चक्रवर्ती सीबीआई की कोर्ट में हाजिर हुए, जहां दोनों के बयान दर्ज हुए। बता दें कि सीआरपीसी 313 के तहत इन बयानों को दर्ज किया गया है। सजल चक्रवर्ती ने कहा है कि जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब दिया है, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से गवाह के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाने हैं। कोर्ट का संकेत बता रहा है कि इस महीने के अंत तक डिफेंस की गवाही क्लोज की जा सकती है। जैसे बताया कि इस महीने का बयान देने के लिए क्या कुछ हुआ आज उसमें? नहीं, जो सवाल पूछा जवाब दिया, उनका सवाल पूछा जवाब दिया। सर इसमें आपकी आगे गवाही भी होनी है क्या? गवाही देंगे। के अंतर्गत बयान होना था, वो बयान हुआ आरसी 68 96 में डॉक्टर साहब। तो कोर्ट पूछता आपने साक्ष्य सुना है? हाँ सुना है। आपके विरुद्ध ये साक्ष्य आया है जिसे इन्होंने डिनाई किया। इनका कहना है कोई भी साक्ष्य नहीं है मेरे विरुद्ध, जो भी आरोप हम पर लगाया गया है उसको नहीं कर पाया है सीबीआई। आगे अब हम लोग डिफेंस में नोटिस देंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेगा एज पर प्रोसीजर। आज 2 आदमी का बयान स्प्लिट अप किया हुआ था लेकर 2 आदमी के लिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और सजल चक्रवर्ती। अभी तो हम लोग निर्णय करेंगे, देखेंगे किस किस बिंदु पर कौन कौन साक्षी हैं, उसके अनुसार हम लोग आगे देंगे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन देश भर से लगभग 2500 सीए भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में जीएसटी, इनकम टैक्स और ऑडिट पर चर्चा की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में तकनीकी सत्र सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें वक्ता दिल्ली के एडवोकेट कपिल गोयल ने इनकम टैक्स पर चर्चा की। वहीं तकनीकी सत्र में सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए श्यामलाल अग्रवाल का उद्बोधन हुआ। 2 दिन का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दिल्ली ने आयोजित किया है और इसमें जयपुर ब्रांच ने होस्ट किया है। इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स और ऑडिट तीनों का कंबाइन जो इंटरलिंक है उसके बारे में इश्यूज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उनके स्टैंडर्ड को अपडेट करने के हिसाब से, एनरिच करने के हिसाब से और टाइमली कंप्लायंस हो सके। और जो मोदी जी का जो मेन पार्ट है कि जीएसटी का कंप्लायंस टाइम से होना चाहिए, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका अहम योगदान होना चाहिए। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के महासचिव डॉक्टर केएल जैन का बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। जयपुर चैम्बर भवन में
RCCI के महिला फोरम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर केएल जैन का स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला फोरम की स्नेहलता ददीच और सुधा अरविंद ने डॉक्टर जैन को शुभकामनाएं दी। सांसद सावरलाल जाट के निधन के बाद अब सियासी हलकों में अजमेर लोकसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। उपचुनाव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के दिग्गज जाट सूरमा सांसद सांवरलाल जाट के निधन के बाद सियासी हलकों में अजमेर लोकसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सांवरलाल जाट के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन के साथ बीजेपी को सीट बचाने की चिंता है, तो कांग्रेस के सामने भी अपनी साख रखने की चुनौती है। बीजेपी को यह तय करना है कि नया उम्मीदवार वो सांवरलाल जाट के परिवार से चुनती है या फिर नए जाट नेता पर दांव खेलती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जाट के बेटे को मैदान में उतारा जा सकता है, जिनके साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी है। कांग्रेस के लिए भी उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के लिए ये चुनाव अहम साबित होगा। अगर वे अपनी दावेदारी वाली अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल करते हैं तो न केवल सचिन को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। संघर्ष कांग्रेस के लिए नहीं, संघर्ष बीजेपी के लिए, ये बात तय कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सांवरलाल जी जाट की डेथ हो गई और बड़े किसान नेता थे, भले आदमी थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन स्टेट में जो 3.5 वर्ष से बीजेपी का शासन चल रहा है, लोग बहुत नाराज है। जिन मुद्दों और वादों पर इन्होंने असेंबली इलेक्शन जीता था उनमें से कोई काम नहीं किया। केंद्र ले लो चाहे राजस्थान की सरकार ले लो, जनता के मुद्दों पर ये खरे नहीं उतरे। आम आदमी राजस्थान का रोजी रोटी और रोजगार को लेकर परेशान है। आप मुझे ये बता दो, किसान परेशान है, किसानों ने आत्महत्याएं की, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। अजमेर लोकसभा उपचुनाव में एक सवाल और खड़ा होता है, वो ये कि अगर सचिन पायलट चुनाव लड़े और उनकी हार हुई तो ये हार पायलट के राजनीतिक भविष्य पर उल्टा असर डालेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पायलट भी इस उपचुनाव में पैर डालने में कतरा रहे हैं। देखिए, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव एक चुनौती होता है, और चूंकि अब संसदीय उपचुनाव होना है तो ऐसे में बहुत जल्दी है कि कोई इस पर प्रतिक्रिया दी जाए कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन प्रत्याशी होंगे। आगामी समय में जब ये निर्णय लिया जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर, तब आपको सूचित करेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब प्रदेश में आम चुनाव हो, ताकि यहाँ पे भाजपा का बोरिया बिस्तरा बंद करके सरकार कांग्रेस की बन सके। जब भी चुनाव घोषित होगा, चाहे वार्ड का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, जहाँ जहाँ उपचुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। और जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी के कुकर्मों को अब अंत करना पड़ेगा और जनता बीजेपी को आईना दिखाना चाहती है। बहरहाल अजमेर का लोकसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा। एक तरफ वसुंधरा राजे के अब तक के सफर की ये परीक्षा है, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के भविष्य की अग्नि परीक्षा। अजमेर से रहमतुल्लाह खान की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में BSNL की फ्री वाईफाई सेवा की सौगात मिली है। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया और डेटा के बाद उपभोक्ताओं को खर्च किए गए डेटा का चार्ज चुकाना होगा। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे उत्तर भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल में, जहां 10,000 के लगभग प्रतिदिन की OPD है और जहां 650-700 मरीज प्रतिदिन यहां पर भर्ती होते हैं, मैं BSNL के हमारे जो प्रमुख प्रबंधक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल और इसके 100 मीटर के दायरे में और वाईफाई की सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया मुहिम। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।